आपा से अम्मा कहा करती थी कि ख़याम से बात ना किया करो, मगर वो नहीं मानती थी। हालांकि वो हमारे अब्बा के कज़न का बेटा था। आपा से उसका क्या दिली ताल्लुक़ था मैं नहीं जानती थी, क्योंकि वो मुझसे 12-13 बरस उम्र में बड़ी थी। मुझको इनकी बातों की समझ ना थी। बस इतना जानती थी कि उसका घर में आना जाना और आपा का उससे बातचीत करना मेरी माँ को नागवार गुजरता है। एक दिन देखा माँ मेरी बहन को बुरी तरह पीट रही है। उसके बाद आपा बहुत बीमार पड़ गई। इन्हीं दिनों अब्बा का भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। माँ को दोहरा गम लगा। वो बहुत परेशान थी। शौहर की मौत का दुख एक तरफ रखा, उन्होंने बेटी के मसले का हल निकाल लिया। अभी अब्बा की कब्र की मट्टी गीली थी कि उन्होंने एक हमदर्द सहेली के तवस्सुत से रिश्ता तलाश कर लिया और आपा की झटपट शादी कर दी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ख़याम का हमारे घर आना जाना भी बंद हो गया। जब बेवगी की चादर ओढ़े हमारी माँ की उम्र 33 साल हो गई और मैं मुश्किल 4 साल की थी। दुनिया में मेरा माँ के सिवा कोई ना रहा था, या फिर आपा थी जो मुझे प्यार करती थी। वजह यह थी कि नाना ने 2 शादियाँ की थी और हमारी माँ उनकी दूसरी बीवी से थी। जब ये कमसिन थी, बाप की वफात हो गई। नाना के पहले बीवी से 4 बच्चे थे जो जवानी के दौर में दाखिल हो चुके थे। बाप के मरने के बाद उनकी औलाद ने अम्मा और नानी को घर से निकालकर बाहर किया। उन्हें जायदाद से भी कुछ न दिया। मेरी माँ सुतेले रिश्तों को सांपों से तशबीह दिया करती थी और मुझको सुतेले बाप के तस्वुर से भी बचाना चाहती थी। लिहाजा जिंदगी के कड़े कोस अकेले ही तय करने का फैसला किया। ये वक्त हम पर कड़ा था। मुझे पड़ोसन के पास छोड़कर खुद नौकरी को जाया करती थी। एक रोज ड्यूटी करके अस्पताल से घर आ रही थी कि इनकी रिक्शा को एक वैन ने टक्कर मार दी और उनकी जिंदगी का चिराग गुल हो गया। आपा को इत्तला मिली तो फौरन आई और मुझको रोते गले लगा लिया। मैं 7 बरस की थी। माँ की तदफीन के बाद वो मुझे अपने साथ घर ले आई। आपा के शौहर नफीस भाई दर हकीकत बेहद नफीस शख्स थे। बहुत अच्छे और बावफा और मोहब्बत करने वाले थे, मगर आपा उनसे मुखलिस न थी। वो अपने शौहर से मोहब्बत की अदाकारी करती थी। जब मैंने होश संभाला तो इस बात का अदराक हुआ। तब मुझे सख्त सदमा हुआ। दिल बुझ सा गया, लेकिन बेबस थी। बहन को कुछ कह ना सकती थी। मुझे आपा से मोहब्बत थी, मगर जब उनके घर रहकर उनको इसी पुराने खेल में उलझा हुआ पाया तो अपनी बहन से नफरत महसूस होने लगी। नफीस भाई सुबह दुकान पर चले जाते और रात गए घर लौटते। आपा उनके पीछे माजी का वही उलझा नाटक खेला करती जो बच्चों को और मुझे नागवार गुजरता था। बच्चे ना समझ थे, मगर मुझको अकल आ चुकी थी। अब यहाँ मेरा दम घुटने लगा, मगर जाती कहाँ। रहना तो यहाँ ही था, मगर ख़याम के आने से दिल पर बोझ रहता था, क्योंकि यही वो इंसान था जिससे मेरी अम्मा आपा को बात करने से रोका करती थी। वो दबे लफ्ज़ों में ख़याम को मना भी कर चुकी थी कि जब तुम्हारे चचा घर पर हों तभी आया करो। वो फिर भी किसी न किसी बहाने आ धमकता था। ससुराली रिश्तेदार होने की वजह से सख्ती ना कर सकती थी। ख़याम आपा से मिलने हफ्ते में एक बार ज़रूर आता था। जब नफीस भाई मौजूद ना होते, ये आकर ड्राइंग रूम में विराजमान हो जाता और आपा उसके लिए खाना तैयार करने लगती। वो उसकी खातिर हम सबको बुरी तरह नज़रअंदाज कर देती, बच्चों को डांटती डपटती। बिलाखिर आपा की इस रविश ने बच्चों को माँ से बेगाना कर दिया। कई दफ़ा ख़याम की वजह से उन्होंने मुझे भी झिड़का कि मैं रोने लगी। एक रोज़ जुर्रत करके कह दिया कि आपा तुम बाज आ जाओ, क्यों ख़याम भाई को घर आने देती हो, जबकि अम्मा रोका करती थी। और नफीस भाई भी आपके किसी मर्द रिश्तेदार का घर आना पसंद नहीं करेंगे। वो बोली, क्यों पसंद नहीं करेंगे, क्या रिश्तेदार घर मिलने नहीं आ सकते? अब मैं अच्छा बुरा समझने लगी हूँ आपा। अगर बाज ना आओगी तो नफीस भाई को बता दूंगी कि हमारा कज़न आपके घर आता है, लेकिन आपसे मिले बगैर चला जाता है। उनको इस कदर गुस्सा आया कि पहली बार मुझ पर हाथ उठाया और धनक कर रख दिया। उनकी मार ने मेरे दिल में आग सी भड़का दी। मैं दरअसल ये चाहती थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि नफीस भाई को दुख हो या उनको एतराज़ हो और आपा का बसा बसाया घर बर्बाद हो जाए, मगर मेरी बहन को इस खसारे का अंदाज़ा न था और ना एहसास। इत्तफाक की बात के ख़याम भी उसी वक्त आ गया। पूछा कि नरमीन क्यों रो रही है। आपा ने बात बनाई, बोली, ना समझ है, मैं उसकी वजह से तुम्हारी खातिर करती हूँ और ये नादान समझती नहीं।
गोया कि वो ख़याम को चुकन्ना करके एक तीर से दो शिकार कर रही थी, मगर उस कम ज़र्फ़ ने और उल्टा मतलब लिया। अब उसकी ये जुर्रत हो गई कि जूं ही आपा किचन में उसके लिए कुछ खाने पीने का एहतमाम कर रही होती, वो मुझे घूरने लगता, बहाने से बुलाता, कभी पानी लाने का कह देता तो कभी कुछ और। एक रोज़ आपा उसके लिए किचन में शामी कबाब तल रही थी कि ख़याम ने मुझे बुलाकर कहा कि टिश्यू पेपर का डब्बा तो लाना। मैं आपा के कमरे से डब्बा ले आई और मेज़ पर रख दिया। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और छिछोरा मजाक शुरू कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ाकर भागी। अब मैं उसके सामने जाने से कतराने लगी। जब आता छुप जाती, आपा इधर उधर होती, वो मुझको तलाश करने लगता और मजाक शुरू कर देता। एक दिन जल कर कह दिया, ख़याम भाई, ये मजाक आपको महंगा पड़ेगा, मुझे भी आपा जैसी समझ लिया है। इस पर बेहयाई से बोला, वो अलग है मगर तुम्हारी तो क्या ही बात है। उस रोज़ मेरे अंदर उस शख्स के लिए नफ़रत का अलाव भड़क उठा। सोचा कि अम्मा सही इसको नापसंद करती थी। मैं दुख से रोने लगी। वो खा पी कर चला गया। आपा को मेरा ख्याल आया। कमरे में आई, कहने लगी, किधर गुम हो, चलो आओ शामी कबाब खा लो। मैं काम में मसरूफ़ थी, तुमसे इतना नहीं होता कि मेहमानदारी में मेरा हाथ बटा लिया करो। ये मेहमान है या हमारी इज्जत का दुश्मन? आखिर आप इसको घर आने से मना क्यों नहीं कर देती? क्यों, तुम्हें क्या मसला है? वो रोज़ तो नहीं आता, रोज़ आए या हफ्ता बाद। आप उसको दुल्हा भाई से क्यों नहीं मिलवाती? मैं जानूं, मेरा शौहर जाने, तुमको क्या तकलीफ है? उनका लहजा इस कदर सफाक था कि मैं और ज़्यादा रोने लगी। मेरी नज़रों के सामने अपने नेक चलन और मेहरबान बहनोई का चेहरा आ गया, जो मुझे अपनी औलाद जैसा चाहते थे। अपने दुख के सिवा उनका दुख था। तुम इतना क्यों रो रही हो? मैंने कह दिया कि मुझसे छेड़छाड़ करने लगा है। आपने ना रोका तो कसम खाती हूँ कि नफीस भाई को बता दूंगी। बता दो, जो करना है कर लो। मेरे जूते की नोक पर। उन्होंने अपनी जूती की तरफ इशारा किया। मैंने ख़याम को आने से मना नहीं किया तो तुम इस पर इल्ज़ाम धर रही हो। मेरे ही घर रहकर मुझे धमका रही हो। आने दो नफीस को, मैं खुद उससे तुम्हारी शिकायत करूँगी। आपा की धमकी से मैं डर गई। उनकी तो चालें भी शातरों वाली थी। रोते रोते आंखें सूज गईं। रात 8 बजे नफीस भाई आए। दस्तरखान पर सब बैठ गए तो मुझे आवाज़ दी, नरमीन बेटा किधर हो, आओ खाना खा लो। मुझको और ज़्यादा रोना आने लगा। अपने कमरे से उठ कर ना गई तो वो खुद आ गए। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, खाना ठंडा हो रहा है, तुम बुलाने पर भी नहीं आ रही। आंसू भल भल मेरी आंखों से गिरने लगे। बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? आपा उसी वक्त आ पहुंची और बोली, उसके रिश्ते के लिए कोशिश कर रही हूँ। इसी सिलसिले में ख़याम भाई को बुलवाया था। मेरे चचा ज़ाद हैं, ये उसी वजह से रोए जा रही है। किसी दिन तो बयाना है ना उसे। अब मेरी बर्दाश्त की हद हो गई। मैंने कह दिया, नफीस भाई ये गलत कह रही हैं। ख़याम भाई पहली बार नहीं आए, कई बार आ चुके हैं। इस वजह से रो रही हूँ कि वो मुझसे गलत मजाक करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। मुझको ये बातें पसंद नहीं हैं। आपा से शिकायत करती हूँ, उल्टा मुझको डांट देती हैं। आपा का रंग उड़ गया। शायद उनको यकीन था कि जो भी हो मैं उनके शौहर को किसी बात से आगाह नहीं करूँगी। ये गलत कह रही है। वो हकलाई। नफीस भाई ने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया जो उस वक्त 6 बरस की थी। उससे पूछा कि क्या कोई हमारे घर आता है? जी पप्पा, वो तो बहुत आते हैं जब आप नहीं होते। मम्मा उनको खूब खाने खिलाती हैं और हमको कहती हैं कि तुम मत खाओ, ये मेहमान का खाना है। मेरे शौहर के बीच पसंदीदगी के जज्बात पैदा हो गए। वो मुझसे मोहब्बत करते थे और खूब सैर व तफरीह भी कराते। अब सोचती कि बहन फिर बहन होती है। मैं ही नागिन निकली कि अपनी नादानी से बहन की खुशियों को डस लिया। शायद आपा को भी किसी से इतनी ही मोहब्बत होगी। दिल पर किसी का क्या इख्तियार। मोहब्बत के मायने तो अब मेरी समझ में आए थे। चंद मिनट भी खालिद को घर आने में देर हो जाती तो मैं तड़प जाती थी। आपा से शर्मिंदा रहने लगी। खुद को उनकी खुशियों का कातिल जानती थी कि जिसको मैंने उजाड़ा था उसी बहन ने एक माली की तरह मेरी खुशियों का बाग लगा दिया और मेरी शादी खालिद जैसे खूबरू और खुशहाल आदमी से हो गई। मैं मलका बनकर अपने घर पर राज करने लगी कि दुनिया हैरान थी। अल्लाह ने 3 बच्चों से नवाज दिया जिनकी चहकारों से मेरा सहन गूंजने लगा। उधर आपा अपने बच्चों के साथ बेबसी की ज़िंदगी गुजारने लगी। ख़याम भी नफीस भाई की खुदकुशी के बाद से ऐसा भागा कि फिर पलट कर ना आया। एक रोज़ आपा के घर गई। वो लुटी लुटी सी उदास सी बैठी थी। इसरार करके साथ ले आई। खालिद ने कहा, आपा अब आप हमारे साथ रहेंगी।
میں نے بھی ان کے قدم چھو لیے کہ آپ میری بہن نہیں ماں ہیں، ہمارا گھر اتنا بڑا ہے، آپ اکیلی بچوں کے ساتھ نہ رہیں، ہمارے ساتھ رہیے، آپ کی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ وہ مان گئیں۔ ایک روز مجھ سے کہا، نرمین میں نے تیرا ایسا رشتہ اسی لیے ڈھونڈا تھا کہ بالآخر تم لوگ ہی میرا ساتھ دو گے۔ میں نے کہا، آپا آپ نے میری زندگی بنا دی، میں کیوں نہ آپ کا ساتھ دوں گی، مجھے تو عمر بھر آپ کی ضرورت رہے گی۔ آپا کے پاس بینک میں کچھ روپیہ فکس تھا، یہ رقم مرحوم نفیس بھائی کی دکان فروخت ہونے کے بعد ان کو ملا تھا۔ اس رقم کا منافع بھی ہر ماہ آپا کو ملتا تھا۔ ان کو ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہ تھی، پھر بھی بجھی بجھی سی رہتی تھی، خاص طور پر جب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہنستا بولتا دیکھتی، کھو سی جاتی، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، تب مجھے یہ محسوس ہوتا کہ جیسے ان کو ہماری خوشی سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اکثر ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی کہ کبھی میرے دامن میں بھی خوشیاں تھیں، مگر اب نہیں رہیں۔ جن دنوں میرے یہاں چوتھے بچے کی آمد ہوئی، گھر سنبھالنے کو کسی اچھی مددگار کی ضرورت پڑ گئی۔ جانے آپا کہاں سے ایک یتیم لڑکی کو لے آئیں، بولی، اس بیچاری کا کوئی آسرا نہیں ہے، اس کو رکھ لو۔ یہ پنڈی میں دادی کے پاس رہتی تھی، لڑکی اچھی تھی، غربت کی ستائی تھی، بوڑھی دادی نے پالا تھا اور چند ماہ قبل وہ بھی وفات پا گئی تھی۔ باپ مر چکا تھا اور ماں نے اور شادی کر لی تھی۔ زرغونہ کی معصوم سی صورت پر محرومیوں کی گہری پرچھائیاں تھی۔ اگرچہ صورت اچھی تھی مگر حالات سے بد شکل نظر آنے لگی۔ اچھا کھانے پینے سے چند دنوں میں ہی رنگ روپ آ گیا اور اس نے صورت نکال لی۔ میری حالت دیکھ کر خالد نے اپنی خالہ کو بلوا لیا تھا۔ وہ گھر کے نظام کو درست کرنے میں معاونت کرنے لگی اور زرغونہ بہت خوش اسلوبی سے میرے بچوں کو سنبھالنے لگی۔ انہی دنوں اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں تو بچوں نے سیر کی ضد کی۔ آپا نے مشورہ دیا کہ ان کو باپ کے ساتھ چند روز کے لیے بھیج دو، تم ذرا آرام کر لو گی، اگر آپ ساتھ جائیں گی تو ہی بھیجوں گی، میرے پاس خالہ موجود ہیں، میری فکر نہ کریں۔ وہ بولی، تو پھر زرغونہ کو بھی ساتھ بھیجو، وہ بچوں کو سنبھالنے میں معاونت کرے گی۔ میں سفر کرنے کے لائق نہ تھی، لہٰذا بچوں کی خوشی کی خاطر خالد، آپا اور ان کے بچوں کو بھی ہمراہ لے گئے اور وہ زرغونہ کو ساتھ لے گئیں۔ ہم لاہور میں تھے اور یہ سب 3 روز کے لیے مری چلے گئے۔ یہاں سے میری خوشیوں کی کشتی ڈاواں ڈول ہو گئی۔ آپا اپنی کسی سہیلی کے پاس ٹھہر گئیں۔ خالد سے کہا، آپ بچوں کے ہمراہ سیر کرائیے، زرغونہ ساتھ ہے، وہ بچے سنبھال لے گی۔ زرغونہ 18 برس کی تھی۔ آپا نے اس کو بہت خوبصورت جوڑے پہننے کو دے دیے۔ یہ لوگ چند دن کے لیے گئے اور 15 روز مری میں ٹھہرے۔ میں سمجھ رہی تھی آپا ہمراہ ہیں مگر وہ نہیں تھی۔ یہ بات بعد میں بچوں سے معلوم ہوئی۔ میں نے پوچھا تو کہا کہ زرغونہ کی ایک رشتہ دار عورت نے ٹھہرا لیا تھا۔ یہ لوگ سیر سے واپس آئے، میں نے اپنے شوہر کی نظروں کو بدلا بدلا پایا۔ بچوں کو قریدا وہ تو کچھ نہ بتا پائے مگر آپا کی بیٹی نے جو بتایا وہ میرے دل پر بجلی گرانے کو کافی تھا۔ نہ جانے وہاں کیا گزری کہ میں اپنے شوہر کی نظروں میں ایک بیکار سی شے ہو کر رہ گئی۔ اب وہ بار بار پنڈی کے چکر لگا رہے تھے۔ زرغونہ کو پنڈی واپس بھجوا دیا تھا اور میں ان کو روک نہ سکتی تھی۔ جب وہاں سے لوٹتے سیدھے منہ بات نہ کرتے۔ میں آپا سے کہتی، آپ معلوم کریں یہ کیوں بار بار پنڈی جاتے ہیں۔ آپا نے جواب دیا، وہاں تمہارے میاں کے رشتہ دار ہیں، ان سے ملنے کو جاتے ہوں گے۔ بھانجی نے جو باتیں بتائی تھی ان کی وجہ سے مجھے شک تھا کہ یہ زرغونہ سے ملنے جاتے ہیں۔ میں نے غصے میں اسے نکالا تھا تو خالد نے مجھ سے کہا تھا، لڑکی بہت کام کی ہے، تمہارا سارا گھر سنبھال لے گی، اس کو نکالو گی تو پچھتاؤ گی، مگر میں نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ آپا سے کہا کہ اس کو جہاں سے لائی ہو وہیں واپس بھیج دو۔ وہ خود گئیں اور زرغونہ کو پنڈی اس کے دور پرے کے رشتہ داروں کے گھر پہنچا آئیں۔ اس واقعے کے بعد گھر کے ماحول میں ایک تناؤ سا آ گیا اور ہم میاں بیوی کے تعلقات خراب رہنے لگے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ دوسری شادی کی باتیں کرنے لگے۔ جب میں نے بچوں کی قسمیں دیں کہ مجھ کو سچ بتا دو، ہر دوسرے روز پنڈی کیوں جاتے ہو، تو خود ہی پھوٹ پڑے۔ زرغونہ کا کوئی نہیں ہے، رشتہ دار بھی اس کو رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے مجھے فون کیا اور رو رو کر کہا کہ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے، وہ واپس آنا چاہتی تھی۔ میں جانتا تھا تم نہ مانو گی، لہٰذا میں نے پنڈی میں اس کو ایک چھوٹا سا گھر لے دیا ہے۔ کسی بے سہارا کو سہارا دینا نیکی کا کام ہے۔ میں نے کہا، نیکی کے اور بھی تو بہت سے کام ہیں، بہت لوگ مستحق ہوں گے، ایک زرغونہ ہی کیوں؟ جواب دیا، میں کیا کروں،
ये तुम्हारी आपा का किया धरा है। खुद पिंडी में रह गई और उसको बना संवार कर मेरे साथ मरी रवाना कर दिया। मैं सोच भी ना सकता था ऐसा हो जाएगा। अब शादी के बिना चारा नहीं था। मैं सन्नाटे में रह गई कि मेरे कान उन्हीं की ज़बानी ये क्या मसला सुन रहे हैं। जिस कदर मातम करती कम था। गोया उन्होंने पिंडी जाकर दूसरी शादी करने में मेरे शौहर की मदद की थी। उनसे जवाब मांगती वो खामोश रहती। मुझे लगता कि पागल हो जाऊंगी। आपा ना तो शर्मिंदा थी और ना उन पर मेरी फरियादों का कोई असर होता था। उन्हें मेरे दुख का एहसास ही न था। हम मियाँ बीवी में दूरी बढ़ने लगी। खालिद पिंडी जाने से ना रुके और आपा ने इस खलीज को पाटने की कोई कोशिश ना की। वो खामोश तमाशाई बनी सब कुछ देख रही थी, बल्कि वो भी अब कभी कभी बहाने से पिंडी जाने लगी। मेरा जहन खालिद को कबूल करने से इनकारी था, मगर 4 बच्चों की खातिर उनको और घर को नहीं छोड़ सकती थी। छोड़ती भी तो कहाँ जाती। लगता था आपा मुझसे ज़्यादा खालिद की बहन बन चुकी थी। बिलाखिर खालिद ने ज़रगुना से शादी का इकरार कर लिया। सितम ये कि उनके निकाह में खुद मेरी सगी बहन शरीक हुई थी। आज मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ हूँ, मगर मेरा शौहर मेरा नहीं रहा। उसका जिस्म यहाँ होता है तो दिल और रूह ज़रगुना के पास होते हैं। वो ज़्यादातर अपनी दूसरी बीवी के पास रहते हैं। ज़रगुना के भी 3 बच्चे हैं। आपा मुझसे रूठ कर चली गई थी। कुछ दिनों तक मालूम ना हो सका कहाँ है। बाद में पता चला खालिद ने उनको पिंडी में ज़रगुना के पास शिफ्ट कर दिया है ताकि वो अकेली ना रहे। आपा की भी मिसाल नहीं। वो ऐसी मेरी प्यारी बहन थी कि जिसने मुझे शानदार घर और ज़िंदगी के सब ऐश देने वाला शौहर दिया और फिर शौहर को मुझसे छीन कर किसी और को दे दिया। उनको मेरे रोने का गम हुआ, ना मेरी गिरियाजारी का अफसोस, बल्कि मैं जब खालिद की बेवफाई के दुख से रोती तब वो मुस्कुरा दिया करती थी। आज भी ज़िंदगी का सब ऐशो आराम मेरे पास है, मगर खालिद किसी और के हैं। आपा तुमने ये क्या किया। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें।